हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए लेक्चर में जो कि है यूरिनरी सिस्टम। आज हम यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए रेडी हो जाइए आप लोग इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। तो बताइए कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई होप आप लोग को प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। लगातार हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको पूरा सिलेबस कवर कराने का, तो आप लोग भी अपनी तरफ से पढ़ाई करते रहिए। तो जैसा कि ये रहा है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी का फिजियोलॉजी का सिलेबस। इसमें हम लोगों ने अब तक लेक्चर 5 तक कवर कर चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम तक। आज हमारा लेक्चर 6 में है यूरिनरी सिस्टम। कोशिश करेंगे इस नेक्स्ट संडे तक हम इसको पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर देंगे, यानी एचएपी का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट का भी लेक्चर आपको अपलोड हो रहे हैं लगातार, आप उसको भी देख के अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए और जल्दी हम मॉडल पेपर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन। तो चलिए आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑर्गन हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। मतलब क्या बोल रहा है, मानव शरीर में रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानने यानी फिल्टर करने का कार्य कौन करता है। यानी हमारे बॉडी में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनको हमारे ब्लड में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं उसको अलग करने का काम कौन करता है। तो ऑप्शन पढ़िए यहाँ पर, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग। तो इसमें से जल्दी से अपना आंसर बताइए। तो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करता है हमारा किडनी होता है। किडनी ही वो ऑर्गन है जो सारे वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है। क्या आपने कभी सोचा है अगर हमारे बॉडी में किडनी ना होता, एक्सक्रीटरी सिस्टम ना होता, तो हमारी बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त फ़र्क पड़ता। अगर मान लीजिए आप, आजकल लोग इतना ट्रैवल करते हैं और चिप्स के पैकेट तक खाते रहते हैं, तो सोचो एक के चिप्स पैकेट खाने से भी इंसान की मौत हो जाती अगर हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम ना होता। क्योंकि उस चिप्स के पैकेट में कितने सारे सॉल्ट्स होते हैं, सोडियम्स होते हैं, और ये सोडियम हमारे पूरे जाके ब्लड के अंदर हमारा पूरा ब्लड का कंसनट्रेशन ही डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से और वो हमारा एक्सक्रीट हो नहीं पाता, तो जिसकी वजह से हमारा हेल्थ खराब होता है और इंसान की डेथ तक हो जाती। तो सोचिए इसीलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं हम पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझते हैं। यहाँ पर देखिए इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसके अंदर क्या क्या होता है, एक पेयर किडनी होती है और एक पेयर यूरेटर होता है, एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होती है और एक यूरेथ्रा होता है। जैसा कि इमेज में अगर हम देखना चाहें तो ये हमारा किडनी देख सकते हो, ये हमारा किडनी है। और यहाँ पर देखो एक इंसान के अंदर 2 किडनी होती है। चेक कर लो भैया कहीं एक किडनी आपकी निकाल तो नहीं लिया गया गलती से। आजकल तो होता नहीं है, कहीं ऑपरेशन कराने कुछ और जाते हैं, गलती से किडनी पतला किडनी गायब हो जाती है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास 2 किडनी है और किडनी से जस्ट निकल के आ रही ये रही यूरेटर। दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकल के जाती है और कहाँ पर जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। ये रहा यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है। तो ये इस यहाँ पर देखिए एक सिंगल यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ पर यूरिन इकट्ठा होता है, और इसी यूरिनरी ब्लैडर में जब यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फुल हो जाता है तब ब्रेन को मैसेज जाता है और उसके बाद वहाँ से मैसेज आता है कि अब यूरिन को बाहर निकालना है यूरेथ्रा के थ्रू। तो यूरिन बाहर निकलते हैं, पूरा प्रोसेस को बोलते हैं यूरिन के बाहर निकालवाने को प्रोसेस को बोलते हैं क्या, बताओ आगे यही क्वेश्चन आएगा। तो उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन। मैंने एक क्वेश्चन अभी पहले ही बता दिया आपको। चलो यहाँ पर देखते हैं किडनी के बारे में। किडनी क्या होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है और इसका शेप देखोगे बीन शेप का। देखो ये बीन शेप, आपने बीन खाया, ये देखो बीन शेप का है और सिचुएटेड होती है लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिस। थोरेसिस आपने पढ़ा था, कितनी थोरेसिस होती है बताओ, याद है? स्केलेटल सिस्टम का वीडियो देखे कि नहीं देखे? अगर नहीं देखे तो आज ही जाके इस वीडियो खत्म होने के बाद जरूर देखना। जो हमारा थोरेसिस होता है 12 होता है और लास्ट थोरेसिस बोला तो T12 से लेके और 3rd लंबर वर्टिब्रा तक पाया जाता है। और एक क्लोज होता है टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। और कहाँ किस कैविटी में पाई जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। अगर देखोगे किडनी के बारे में, इसका लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, इसका वेट होता है 5 से 7 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। और एक एवरेज वेट जो किडनी का माना गया है 120 से 170 ग्राम के बीच में होता है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको अपनी किडनी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। जैसे ही नॉट लग जाए किसी भी क्वेश्चन, कोई भी पेपर दे रहे हो वहाँ पर इसे गोला मारो, क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन नॉट ना समझ के कुछ और लगा देते हैं। इसे पूछा है यूरिनरी सिस्टम का पार्ट कौन सा नहीं है। अभी आपने पीछे इमेज देखा, ऑप्शन पढ़ो। पहला करा किडनी, किडनी तो था।
किडनी को हिंदी में गुर्दा बोलते हैं। यूरेटर, यूरेटर था ना, दोनों किडनी से एक एक यूरेटर आ रहा था, बिल्कुल था। लीवर, बताओ लीवर था, यूरेथ्रा, यस यूरेथ्रा था। लेकिन लीवर हमारा यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता, इसलिए इसका करेक्ट आंसर मिल चुका है थर्ड वाला। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। पूछा किडनी आर सिचुएटेड बिटवीन दी लेवल ऑफ, अभी वही जो पीछे बता रहा था कि किडनी किस लेवल में सिचुएटेड होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन T1 से T12 के बीच में, या T12 यानी लास्ट थोरेसिस एंड लंबर L3 के बीच में, L1 से L5 के बीच में, C1 से T1 के बीच में। तो यही क्वेश्चन अभी मैं जस्ट पहले डिस्कस कर रहा था, लास्ट थोरेसिस और थर्ड लंबर के बीच में हमारी किडनी सिचुएटेड होती है, इसलिए थर्ड का आंसर सेकेंड वाला हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन किडनी, एक एडल्ट ह्यूमन किडनी का एवरेज वेट। सर जी आप तो यही सब तभी डिस्कस कर रहे थे, वही क्वेश्चन इतना इजी बन गया। यस, डिस्कस करने के बाद ही तो क्वेश्चन इजी होते हैं, इसलिए तो थ्योरी क्लास के साथ आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन कराता तो आपको हवा नहीं लगता, लेकिन एक बार रिविजन करा के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इससे आपका मेमोरी स्ट्रांग होगा और एग्जाम में आपके क्वेश्चन पक्का सही होंगे। तो आप लोग इसलिए वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि आप भी चाहोगे आपके दोस्तों का भी सिलेक्शन हो, अच्छी खासी वैकेंसी है इसमें। यहाँ पर देखो इसका जो ऑप्शन है 50 से 100 ग्राम, 120 से 70 ग्राम, आप लोग ऑप्शन टिक करो, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर है 500 ग्राम, तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 120 से 170 ग्राम के वजन होता है हमारे ह्यूमन किडनी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ते हैं। कह रहा है वेयर आर द किडनी लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी, अब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो किडनी होता है वो किस जगह पे होता है। ऑप्शन पढ़ो, चेस्ट में, पेल्विस रीजन में, ब्रेन में, एब्डामन में। अब क्या कंफ्यूज हो जाओगे, तो अगर यहाँ कंफ्यूज हो रहा हो तो सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड लगाओ। हमेशा सा मैं एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करता हूँ। चलो चलो बताओ, क्या आपने कभी सोचा आपके ब्रेन में किडनी हो सकती है, ऐसा कभी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद चेस्ट रीजन में अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा के आया हूँ, चेस्ट रीजन में तो हमारा लंग पाया जा रहा था, वहाँ पर हार्ट पाया जा रहा था, वहाँ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और पेल्विस रीजन में तो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं। तो बच्चा क्या हमारा एब्डोमेन, एब्डोमेन ही रीजन होता है जहाँ पर हमारा किडनी लोकेटेड होता है। तो करेक्ट आंसर मिला। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बच्चों। कह रहा व्हाट इज द स्ट्रक्चरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है। तो ऑप्शन पढ़ो। कह रहा न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, एल्विलाई या ब्रांकियोल। तो इसमें हमारा किडनी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है बच्चों, हमारा क्या होता है जल्दी से बताओ, नेफ्रॉन होता है। तो 6 का करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द डिप्रेशन ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ द किडनी थ्रू विच वेसल्स एंड यूरेटर इंटर इज कॉल्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो हमारी किडनी होती है उसकी सतह पर कुछ एक गड्ढा होता है, वो गड्ढा क्या कहलाता है, जहां से बहुत सारे ब्लड वेसल्स अंदर जाती है और निकलती रहती हैं। तो ऑप्शन पढ़ो। कह रहा है कॉर्टेक्स कहते हैं, इसे मेडुला कहते हैं, इसे हाइलम बोलते हैं, इसे कैलिक्स। अभी मैंने किडनी का स्ट्रक्चर आपको बताया था, ऐसे हमारा किडनी था, 2 किडनी थे ना, दोनों किडनी के बनाओ। तो वही कह रहा है ये जो किडनी का ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, जहाँ से बहुत सारे ब्लड वेसल्स इंटर भी करती रहती हैं और यहाँ से निकलती भी रहती हैं। तो इस वाले पोर्शन जो एक कर्व बन रहा है, इस कर्व वाले पोर्शन को नाम पूछ रहा है। तो जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे बोलते हैं हाइलम बोलते हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो यहाँ पर वही कह रहा है जो हमारा किडनी होता है, किडनी ये है किडनी, तो किडनी के जो हमारा सेंटर होता है, ये हमारा सेंटर वाला पार्ट यही है। तो वही कह रहा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 2 टाइप के सरफेस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो हमने बताया था जिस साइड गड्ढा होता है इसे कॉनकेव, इधर गड्ढा इसे कॉनकेव बोलो अगर इस साइड से देखोगे। तो वही कह रहा है तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी एक नोच होता है, उस नोच को बोलते हैं हाइलम, और थ्रू विच इसी हाइलम से क्या होता है यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व इंटर करती है। यहाँ पर देखो इसी हाइलम रीजन पे हमारे रीनल आर्टरी भी आ रही है और हमारा रीनल वेन भी आ रहा, और यहाँ पर रीनल आगे यहाँ पर जो स्पेस बनता है आगे जाओगे, इसी स्पेस को बोलते हैं रीनल पेल्विस बोलते हैं। और यहीं से देखो हमारा यूरेटर भी निकल रहा है, और यहाँ पर ये जो पिरामिड जैसे शेप बन रहे हैं किडनी के अंदर, इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। और हमारे इसी मेडुलरी पिरामिड में ये जो बीच में जो देखो, इस जो मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो ये वाला स्पेस है,
इस स्पेस को क्या बोल रहे हैं, रीनल कॉलम बोल रहे हैं। अभी ये सब क्वेश्चन आएगा, पूछोगे ये सब क्वेश्चन कहाँ से पूछा, मैं बता रहा हूँ। तो किडनी को जब आप देखोगे, हमेशा से हमारे बॉडी पार्ट में जब भी किसी ऑर्गन को काटा जाता है, जब इसका ट्रांसफर सेक्शन काटोगे तो उसमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो आउटर पोर्शन मिलता है बाहर वाला, और एक हमारा मिडल वाला पोर्शन मिलता है। तो हमेशा याद रखना, जो हमारा आउटर वाला पोर्शन होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। और मिडल वाले पोर्शन को मेडुला बोलते हैं। भूल जाना, यम से मिडल, यम से मेडुला। ओके, चलो अब यहाँ पर कह रहा इनर टू द हाइलम, हाइलम के अंदर में एक ब्रॉड फनल से स्पेस होता है, उसे क्या बोलते हैं, रिनल पेल्विस बोलते हैं। यही रिनल पेल्विस जो भी मैंने बताया, एक फनल से स्पेस होता है, उसे क्या बोलते हैं, पेरिनल पेल्विस बोलते हैं। विद द प्रोजेक्शन कॉल कैलिसेस, और इन्हीं के प्रोजेक्शन से आप देखो, यही रिनल पेल्विस हमारा, देखो यहाँ पर ढेर सारे प्रोजेक्शन, ऐसे प्रोजेक्शन बना रहा, इसी प्रोजेक्शन को क्या बोल रहे थे हम, कैलिसेस बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। अब अगला देखो, कह रहा आउटर लेयर ऑफ किडनी जो होता है वो टफ कैप्सूल का बना होता है। एंड इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन, किडनी के अंदर दो जोन होते हैं। मैंने बताया जब किडनी का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करोगे, आउटर वाला कॉर्टेक्स मिलता है, इनर वाला मेडुला मिल जाता है। तो मेडुला डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस में डिवाइड होता है, उसे मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। और इनके अंदर जो प्रोजेक्शन होता है उनको कैलिक्स बोलते हैं, वही अभी इमेज में दिखाया। और आगे कॉर्टेक्स जो होता है एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड, ये जो हमारा कॉर्टेक्स है मेडुलरी पिरामिड में, देखो मेडुलरी पिरामिड जाके थोड़ा थोड़ा पोर्शन कॉर्टेक्स का घुसा रहता है, इसी को बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी भी बोलते हैं। क्लियर, चलो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहा रीनल कॉलम दैट एक्सटेंड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड आर कॉल्ड, जस्ट वही क्वेश्चन जो भी बताया वही क्वेश्चन बन गया। वही बताओ, जो रीनल कॉलम है और जो एक्सटेंड कर रहा है बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड के अंदर, से क्या कहोगे, ऑप्शन पढ़ो, कॉलम ऑफ बर्टनी, मेलपिगियन पिरामिड, माइनर कैलिसेस या पेल्विस। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल चुका होगा, आई होप। यहाँ पर हो जाएगा, इसे बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। 9 कह रहा है ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी नेफ्रॉन, हमारा जो किडनी होता है उसके अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन पढ़ो, कह रहा है 10,000, 5 लाख, 5 मिलियन, 1 से 1.3 मिलियन। एक बच्चा कह रहा है अरे सर जी इतना सारा नेफ्रॉन पाया जाता, तुम्हें क्या लगता है किडनी ऐसे हल्के में जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, जो जल्दी खोजने में किडनी नहीं मिलती है। किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी के लिए। अगर एक बार किडनी डैमेज हो गई तो हीमोडायलिसिस कराते कराते हालत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए किडनी का ध्यान रखना होता है। तो ईच किडनी बताओ कितने नेफ्रॉन होते हैं हर किडनी में। तो ऑप्शन इसका याद कर लो, एक किडनी में 1 से लेके 1.3 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। यानी एक किडनी की बात कर रहा है, यानी 1 मिलियन बोले तो 10 लाख के बराबर हो जाता है, लेकिन अगर दोनों किडनी को मिला दोगे तो 20 लाख हो जाएगा। यानी 20 लाख नेफ्रॉन्स हमारे दोनों किडनी मिला के पाया जाता है। अगर एक किडनी का बोले तो 1 से 1.3 मिलियन के आसपास जाना। तो यही करेक्ट आंसर जाएगा 9th का डी वाला। आगे यहाँ पर देख सकते हैं हम नेफ्रॉन के बारे में। अब आपका डाउट होगा नेफ्रॉन दिखता कैसे है। ये नेफ्रॉन यही जो हमारा इमेज है, ए वाला, ये हमारा नेफ्रॉन्स है। इसको अभी डिटेल में देखते हैं। तो वही कह रहा है ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिससे बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं। ऐसे 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 आपके नेफ्रॉन किडनी में लगभग एक किडनी में 1 मिलियन यानी 10 लाख रहते हैं। सर कैसे रखे गए 10 लाख? हमेशा याद रखना, जब भगवान हमारे बॉडी को डिजाइन कर रहे थे तो उस समय उन्होंने डिजाइन करते समय बड़े ही हिसाब से एक एक नेफ्रॉन को फोल्ड करके रखा। कभी ध्यान देना, किसी कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ों को रखने के लिए हम कैसे रखते हैं, इसको फोल्डिंग कर देते हैं। कभी आपने डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे वहाँ पर आप इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। इंटेस्टाइन इतनी लंबी होती है, लेकिन उसको फोल्ड करके अभी आप देखोगे इंटेस्टाइन ऐसे फोल्ड करके रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें रखनी होती है, इसीलिए भगवान ने सारी चीज़ों को फोल्ड करके रखा। इसी तरीके से नेफ्रॉन को भी हमारे किडनी के अंदर इतना फोल्ड करके रखा कि आप अभी समझ ही नहीं पाओगे कहाँ पर आपका बोमैन कैप्सूल है, कहाँ पर पीसीटी है, कहाँ पर डीसीटी है, कहाँ पर हेनले लूप है, कहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट है। खोजना मुश्किल हो जाता है रियल लाइफ में। ऐसे अभी एक अच्छा सा डायग्राम बना देंगे, आसानी से समझ जाओगे, लेकिन रियल में ऐसे कुछ एक दूसरे के ऊपर ऐसे सब ओवरलैप होते हैं, आप पता नहीं पाओगे। लेकिन हमें पढ़ने के लिए सबको सेपरेट करके अच्छे से समझना होता है। यहाँ पर आ जाओ, तो ईच नेफ्रॉन है जो 2 पार्ट, हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। एक तो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है और एक रीनल ट्यूब्यूल होता है। ओके, यहाँ पर ग्लोमेरुलस पार्ट अगर आप देखना चाहोगे, ये आपका ग्लोमेरुलस पार्ट है। तो ग्लोमेरुलस पार्ट तुम्हारा बना होता है एफरेंट आर्ट्रियोल, जो लेके आती है ब्लड को अपनी तरफ,
और जो हमारा एक होता है इफरेंट आर्टरियोल जो ब्लड को लेके जाती है यहाँ से बाहर। तो इस तरीके से अफरेंट आर्टरियोल इफरेंट आर्टरियोल का यहाँ पर जो जंक्शन बनता है इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ओके, और एक ग्लोमेरुलस जिसके अंदर रखा होता है उसको बोलते हैं बाउमैन कैप्सूल। क्या बोलते हैं उसको? बाउमैन कैप्सूल बोलते हैं। उसके बाद बाउमैन कैप्सूल आगे जाके जिस ट्यूब्यूल में खुलता है उस ट्यूब्यूल का नाम बोला गया है, उसे क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल कार्बोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी बोलते हैं। और यही पीसीटी आगे जाके हमारा खुलती है नीचे जब आओगे डिसेंडिंग हेनले लूप मिलेगा। ये देखो अभी हम नीचे जा रहे हैं डिसेंडिंग हेनले लूप, उसके बाद ऊपर जाना शुरू कर दिया, अब ये असेंडिंग हेनले लूप मिल जाएगा। यानी सबसे पहले डिसेंडिंग हेनले लूप मिलेगा, उसके बाद असेंडिंग हेनले लूप मिलेगा। उसके बाद जब आप आगे जाओगे इस जगह पे आपका मिलेगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और यही डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आपका जाके खुल जाता है कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे कलेक्टिंग डक्ट लगे होते हैं और हर कलेक्टिंग डक्ट में ऐसे एक नेफ्रॉन इधर लगा होगा, एक नेफ्रॉन इधर लगा होगा, एक नेफ्रॉन इधर लगा होगा, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन। अब भैया 1 मिलियन नेफ्रॉन है तो ऐसे तो लगे होंगे बहुत सारे। ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके नेफ्रॉन का क्लियर होना चाहिए। तो यही वही करा। अब बात करो ग्लोमेरुलस के बारे में, तो ग्लोमेरुलस होता क्या है? ये टफ कैपिलरी होती है जो फॉर्म्ड बाई अफरेंट आर्टरियोल से बनी होती है। अफरेंट आर्टरियोल क्या होती है? फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी होती है। इसमें क्या होती है? ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड आउट बाय इफरेंट आर्टरियोल, मतलब जो अफरेंट ब्लड लेके आती है वो इफरेंट से ब्लड लेके जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा आप ध्यान दोगे, जो अफरेंट लाने वाला जो पाइप है ये थोड़ा सा मोटा है और जो ले जाने वाला पाइप है ये थोड़ा सा पतला है। यहाँ पर ये मोटा पतला क्यों बनाया है? यहाँ बनाने के पीछे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि देखो अगर यहाँ से ज्यादा मात्रा में आएगा और यहाँ से कम मात्रा में जाएगा तभी तो यहाँ प्रेशर क्रिएट हो पाएगा। अगर किसी दरवाजे में जो जैसे आप देखोगे किसी दरवाजे से अगर ज्यादा लोग को निकलना है तो अगर एक तरफ से इक्वल दो लोग जा रहे हैं, दूसरी तरफ से 2 लोग निकल रहे हैं, तो कोई प्रेशर क्रिएट होगा नहीं ना। लेकिन वही अगर एक तरफ से जाने वाले 10 लोग हैं और उधर से निकलने वाले कम लोग होंगे तो वहां पर क्रिएट हो जाएगा प्रेशर। तो वैसे यहाँ पर भी बनाया गया, अफरेंट आर्टरियोल से ढेर सारा ब्लड इधर आएगा और निकलने के लिए कम निकलेगा, तो यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। और इसी प्रेशर क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर अब चलेगा फिल्ट्रेशन। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारे ब्लड के अंदर होंगे, यूरिया, यूरिक एसिड, वो सब यहाँ पर छनना शुरू हो जाएगा और वो छन के हमारा पीसीटी में जाएगा, देन हेनले लूप, देन डीसीटी, देन वो आगे फिल्टर होके हमारा ऐसे पूरा ब्लड फिल्टर होता रहता है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना बहुत जरूरी हो जाता है जब किसी चीज को फिल्टर करना होता है। तो क्लियर, ये सिंपल से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब वही करा, जो रीनल ट्यूब्यूल होता है ये बिगेन विद द डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर। जो हमारा रीनल ट्यूब्यूल होता है कहाँ से होता है? डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर, जिससे बोमैन कैप्सूल बोलते हैं। यही वाला पोर्शन जो मैं अभी बता रहा था ये रहा हमारा बोमैन कैप्सूल। क्लियर, विच इंक्लोज ग्लोमेरुलस, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस लगा होता है। अब आगे करा, अगर ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल अलॉन्ग विद बोमैन कैप्सूल, जो हमारा एक ग्लोमेरुलस है, अगर यहाँ पर देखो ये आपका अफरेंट आर्टरियोल और ये इफरेंट आर्टरियोल, ये दोनों मिला के तो यही तो हमारा पूरा ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर जो रखा हुआ है। तो वही करा, जो अफरेंट आर्टरियोल यानी ग्लोमेरुलस को मिला के और ये हमारा मेलपिगियन बॉडी, इसको सॉरी ये बोमैन कैप्सूल को मिला के ये दोनों को क्या बोलते हैं? मेलपिगियन बॉडी बोलते हैं। यानी ये जो आपका पूरा ग्लोमेरुलस और बोमैन कैप्सूल पूरे को मिला दोगे तो यहाँ पर अगर देखोगे ए वाला पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा? मेलपिगियन बॉडी बोलेगा, या इसको रीनल कॉर्पस्कल्स बोल सकते हो। क्लियर, कई बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि रीनल कॉर्पस्कल्स किसके मिक्सिंग से बनता है, तो याद रखना जब ग्लोमेरुलस और आपका बोमैन कैप्सूल मिल जाता तब बनता मेलपिगियन बॉडी। आगे देखो, ट्यूब्यूल कंटिन्यू फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कॉइल नेटवर्क। वही मैंने बताया, ट्यूब्यूल आगे जाकर पीसीटी में खुलती है, देन पीसीटी से हेनले लूप आता है, हेनले लूप से डीसीटी में जाता है, देन कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर, आगे आ जाओ, यहाँ पर वही बात बताया जा रहा है। आगे जो पीसीटी आगे जाके कहाँ खुलता है? हेयर पिन शिप। आप लोग लड़कियों ध्यान से सुनो, आप लोग हेयर पिन लगाते हो ना, तो हेयर पिन के शेप के जैसा हेनले लूप होता है, समझ में आ गया होगा। और आगे जो हेनले लूप के नेक्स्ट पार्ट पे जाओगे वहां पर एक ट्यूब्यूल मिलेगा और उसी ट्यूब्यूल को डिसेंडिंग बोलोगे जब नीचे आओगे, और बाद में जब ऊपर जाओगे उसको असेंडिंग बोलते हैं। तो हेनले लूप के 2 पार्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग और असेंडिंग। अब आगे जो बता रहा है, असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू टू अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर। यही करा, बाद में असेंडिंग लिम्ब कहाँ जाके खुलता है? डीसीटी में जाके खुलता है। अरे कितना कंफ्यूज हो रहा है, ये देखो, ये हमारा ये वाला स्ट्रक्चर देखो, समझ में आएगा। देखो ये हो गया आपका बोमैन कैप्सूल। क्लियर,
अब बोमन कैप्सूल आगे जाकर कहाँ खुला, ए वाला जो पोर्शन है, ए वाला आपका पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। उसके बाद जैसे यहाँ से खत्म होगा पीसीटी, इसके बाद अब आप नीचे आओ। अब ये नीचे वाला देखो ये हेयर पिन जैसा बन रहा ना, यही हेयर पिन है, यस। तो हेयर पिन का जब आप नीचे आओगे, इस नीचे वाले पोर्शन पर जब आओगे, इसी को बोल रहा है डिसेंडिंग इनले लूप। क्या बोल रहा है, डिसेंडिंग इनले लूप, क्लियर। उसके बाद जब यहाँ से कर्व होकर जब ऊपर जाना शुरू करता है, ऊपर जाना शुरू करते हो, इसी को बोलते हैं असेंडिंग इनले लूप, क्लियर। उसके बाद असेंडिंग इनले लूप खत्म होता है, तो अब ये जो पोर्शन शुरू हो रहा है, इस वाले पोर्शन बोलोगे डीसीटी, डिसेंडिंग कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। अब यही आगे जाके हमारा ओपन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। इस तरीके से यही पूरा होता है एक नॉर्मल सिंगल नेफ्रॉन की इमेज, क्लियर हो गया। अब आगे वही देखो, वही करा कि डीसीटी ऑफ द मैनी नेफ्रॉन, जो बहुत सारे नेफ्रॉन डीसीटी के थ्रू जोते हुए कहाँ जाके ओपन होते हैं, इनटू स्ट्रेट ट्यूब, जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो हमारा ये पूरा कलेक्टिंग डक्ट है, ओके। अब आगे करा मेल्पिगियन, कार्पसल्स, पीसीटी, डीसीटी, ये जो तीनों होते हैं हमारे नेफ्रॉन के, ये सिचुएटेड होते हैं कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। मैंने बताया किडनी के दो पार्ट, जब आप ट्रांसलेशन काटे थे तो एक आउटर वाला कॉर्टेक्स था और बीच वाला क्या था, मिडल था। तो वही करा जो आपके मेल्पिगियन, कॉर्पसल्स और पीसीटी और डीसीटी, ये देखो ये वाला पीसीटी, डीसीटी, ये सब कहाँ किस सेक्शन पाया जा रहे हैं, आपके कॉर्टेक्स सेक्शन में ही तो पाया जा रहे हैं ना, ये कॉर्टेक्स यहीं पे पाए जा रहे हैं। और कह रहा जो आपके लूप ऑफ हेनले होते हैं वो मेडुला के अंदर पाए जाते हैं। देखो ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये वाला आपका मेडुला के अंदर पाया जा रहा है। ये इस तरीके से ही इमेज है, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। कह रहा है द ग्लोमेरुलस इज ए टफ कैपिलरी इनक्लोज्ड बाई, ऑप्शन है रेनल ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले, बॉमन कैप्सूल या कलेक्टिंग डक्ट। वही करा जो हमारे ग्लोमेरुलस में ढेर सारे आपस में कैपिलरी से जो मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हो, तो ऑप्शन पढ़ो, उसे बोलते हैं बॉमन कैप्सूल बोलते हैं। 10th का सी वाला हो जाएगा। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। विच टाइप ऑफ नेफ्रॉन हैज लॉन्ग लूप ऑफ हेनले एंड हेल्प इन मेनली यूरिन कंसंट्रेशन। अब करा किस टाइप, अभी नेफ्रॉन के भी दो टाइप बांटे गए हैं, एक जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो वही कर रहा कि किस टाइप के नेफ्रॉन में जो हेनले लूप होता है लॉन्ग होता है और हेल्प करता है यूरिन को कंसंट्रेट करने पे। आपसे पढ़ो कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सुपरफिशियल नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन या पेल्विस नेफ्रॉन। तो वही मैंने बताया जिसमें हेनले लूप लॉन्ग होगा, इसका मतलब वो मेडुला तक पहुंचेगा, इसलिए उसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, जिससे बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्लियर। अगला आ जाओ क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं तो इन दी मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन अगर देखोगे तो लूप ऑफ हेनले होता है बहुत शॉर्ट होता है एंड एक्सटेंड होता है ओनली वेरी लिटिल इनटू मेडुला, मेडुला में बहुत कम पाया जाता है। ऐसे नेफ्रॉन को कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। और कुछ नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले होता है बहुत लंबा होता है और वो डीप मेडुला तक फैला रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, क्योंकि इसमें जो हेनले लूप है, हेनले लूप ये ज़्यादा हमारा केवल कॉर्टेक्स रीजन तक ज्यादा पाया जा रहा है, मेडुला के अंदर ज्यादा नहीं पाया जा रहा। लेकिन ये वाला आपका पोर्शन है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इसमें देखोगे ये पूरा मेडुला के अंदर हेनले लूप आपका पाया जा रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो यहाँ पर देख सकते हो एक इमेज में, इस वाले इमेज में दोनों टाइप का नेफ्रॉन दिखाया गया। ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट है, इस कलेक्टिंग डक्ट में जो ए वाला नेफ्रॉन आपका अटैच है, ये वाला देखो कॉर्टेक्स रीजन में, ये हमारा कॉर्टेक्स, ओके। और यहाँ पर देखो इस ये वाला आपका नेफ्रॉन है, ये वाला पूरा देखो इसका जो हेनले लूप है मेडुला के अंदर तक अटैच ज्यादा मतलब लंबा है, इसलिए इसको बोलेंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और इस वाले सेक्शन को बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, क्लियर। अब आगे जो क्वेश्चन नंबर 12 करा द कैपिलरी प्रेजेंट ऑल अराउंड द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन आर कॉल्ड। सिंपल आंसर है, जल्दी बताओ कि जो कैपिलरी होती है, जो प्रेजेंट होती है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के पास, उसे क्या बोलते हो। ऑप्शन है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, वासा रेक्टा या ग्लोमेरुलर कैपिलरी या पोर्टल वेन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसको बोलते हैं वासा रेक्टा बोलते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर देखो एक्सप्लेनेशन कि वासा रेक्टा क्या होती है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो इफरेंट आर्ट्रियोल होती है वो जब निकल के जाती है, देखो ये वाला आपका आने वाला हो गया जो आती थी और ये वाला जो निकल के जाती थी। तो ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल ये वाली है, ये जो निकल के जाती है एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरी बनाती है, उसको बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और इसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बाद में इसको बोलते हो जो हेनले लूप पे जाके पूरा एक कवर करती है, एक यू शेप बनाती है, उसे वासा रेक्टा बोलते हो। यहाँ पर देखो ये आपका हेनले लूप है यू शेप, और ये आपका जो इफरेंट आर्ट्रियोल है यही जाके इसी आपके हेनले लूप के ऊपर ये वाला पूरा वासा रेक्टा इसी के ऊपर जाके ओवरलैप कर जाती है। तो इसी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी को ही बोल रहे हैं वासा रेक्टा, क्लियर।
और ये इसीलिए होता है ताकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्रिएट हो और आपस में एक्सचेंज हो। तो वहाँ कह रहा है कि जो वासा रेक्टा होता है इज एब्सेंट होता है या हाईली रिड्यूज होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में। बिल्कुल सही बात, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में तो वासा रेक्टा पाया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हेनले लूप तो कॉर्टेक्स रीजन तक ही रह जाता है। तो ये बात याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस टाइप के नेफ्रॉन में वासा रेक्टा एब्सेंट होता है या रिड्यूज होता है। तो याद रखना कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा रिड्यूज होता है। क्लियर, यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो, ये हमारा ये आपका पूरा ये वाला जो बड़ा सा लाइन है ये कलेक्टिंग डक्ट है, और ये वाला पोर्शन आपका कॉर्टेक्स रीजन है, और ये इसका जस्ट नीचे आपका ये पूरा ये वाला पूरा मेडुलर रीजन है। क्लियर, आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ, पढ़ो। करा व्हाट आर द 3 प्रोसेस इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन जो यूरिन बनता है उस बनने के प्रोसेस में कौन से 3 स्टेप होते हैं। ऑप्शन पढ़ो, फिल्ट्रेशन, डाइजेशन, सिक्रीशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन। अब सर जी ऐसा क्वेश्चन तो कैसे निकालें, समझ ही नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है। तो सबसे पहली बात है यूरिन फॉर्मेशन के लिए डाइजेशन का कोई रोल नहीं होता। जहाँ पे आपका डाइजेशन दिखे उसको एकदम आग बंद करके कट कर देना, सिंपल था। उसके बाद इवेपोरेशन जैसा कुछ होता नहीं है हमारे यूरिन फॉर्मेशन में। इवेपोरेशन कहाँ से आ जाएगा, हाँ। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर देखो मिल चुका है, एलिमिनेशन से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है और ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। इस तरीके तीनों प्रोसेस से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। 13 का करेक्ट आंसर हो गया हमारा सेकेंड वाला। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम पूरा यूरिन बनाते हैं। चलिए आइए आपको सिखाते हैं यूरिन कैसे बनती है। एक बच्चा कह रहा आप सर जी यूरिन बनाना सिखाएंगे, यही सब करना है। अरे बच्चे यूरिन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूरिन ना बने और बॉडी से ना निकले तो आपकी हालत जो होगी ना, समझ सकते हो। यूरिन जोर से लगी और बाहर निकलना मुश्किल हो जाए तो क्या होगा, सोचो। तो वह तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन होता है 3 प्रोसेस में होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो पहले स्टेप में क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन के टाइम पे क्या होगा, जितने भी हमारे अनवांटेड चीज़ें होंगी वो फिल्टर होके ट्यूबुल में आ जाएंगी, और जो नेसेसरी वाली चीज़ें होंगी वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। और अगर ज़रूरत पड़ेगी हम अपनी बॉडी से भी कुछ चीज़ें सिक्रीट करेंगे ट्यूबुल के अंदर। तो चलो इसी तीनों प्रोसेस को जल्दी से देखते हैं और यूरिन को बनाते हैं। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है, सिंपल यहाँ पढ़ो। ये फर्स्ट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, जो ब्लड को फिल्टर करता है और कैरिड आउट बाय ग्लोमेरुलस के थ्रू ले जाया जाता है। इसी को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अगर देखोगे एवरेज 11 से 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर किया जाता है किडनी के द्वारा पर मिनट, यानी हर मिनट किडनी 1100 से 1200 ml ब्लड फिल्टर कर रहा है। तो विच कॉन्स्टिट्यूट रफली, अगर इसको देखोगे लगभग हमारा जो ब्लड का 1/5 ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इन ए मिनट। मतलब हमारा जो हार्ट के द्वारा 1/5 ब्लड जो पंप किया जा रहा है 1 मिनट में, उतना फिल्टर कर दे रहा है किडनी। तो यहाँ कह रहा जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती है उसमें दी ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज, इसमें क्या क्रिएट करता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू दी 3 लेयर। मैंने अभी बताया था जो एक प्रेशर क्रिएट होने की वजह से ही फिल्ट्रेशन हो रहा था, वो सारा प्रोसेस यही इसी जगह के लिए बताया था। आगे तो 3 लेयर कौन सी होती है वहां पर देखो, एक तो होती है एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, दूसरी होती है एपिथीलियम ऑफ बोमाइन कैप्सूल, और तीसरा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर। और इसी दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। ओके, तो जैसे अगर हम बात करें ए वाला हो गया, ये मान लो हमारा क्या है, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, और ए वाला हो गया हमारा, मान लो ये हो गया आपका बोमाइन कैप्सूल, एपिथेलियम और बोमाइन कैप्सूल, और इन्हीं दोनों के बीच में होता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यही तीनों लेयर से हमारा क्या होता है, फिल्ट्रेशन। अब आगे देखो, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट, यानी किडनी के द्वारा पर मिनट जो फिल्ट्रेट बन रहा है उसे बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कई बार तो GFR का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, या तैयार रहो। आगे करा GFR इन ए हेल्दी इंडिविजुअल, एक स्वस्थ इंसान में अप्रोक्सीमेटली कितना GFR होता है, 125 ml पर मिनट। कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रख लो 125 ml पर मिनट, मतलब हर मिनट 125 ml GFR बन रहा है, मतलब पर डे 180 लीटर बन रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। सर जी तब तो 180 लीटर यूरिन तो हम लोग डेली करना चाहिए, ऐसा कैसे 180 लीटर यूरिन करने बैठे तो पूरा दिन भर तो यूरिन ही करते रह जाओगे, मर जाओगे। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें, अभी तो फिल्ट्रेशन कर रहे हो ना, अभी तो रीअब्जॉर्प्शन हुआ ही कहाँ है। 80 से 90%
फिल्ट्रेट तो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा बॉडी के अंदर दोबारा से। हमें बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से भी तो बचाना है। ऐसे 180 लीटर निकलने लगा, पानी पीते पीते इंसान मर जाएगा, यूरिन करते करते मर जाएगा। ओके, ऐसा नहीं होता है। चलो अब समझते हैं अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। डाउट क्लियर करते हैं कि सारा जो 180 लीटर बना वो वापस कहाँ गया। तो वही कह रहा है रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। इट इज ए प्रोसेस थ्रू विच द अनवांटेड सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बाय रीनल ट्यूबुल। जो हमारे अनवांटेड सब्सटेंस होंगे वो रीनल ट्यूबुल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे एंड ट्रांसपोर्टेड बैक टू द ब्लड। तो हमारे वो ब्लड स्ट्रीम में दोबारा से वापस भेज दिए जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर वांटेड अनवांटेड मैंने बोला ना, अनवांटेड को क्यों भेजोगे वापस ब्लड में, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उसको क्यों भेजोगे। हाँ, ऐसा नहीं, हम वांटेड सब्सटेंस को दोबारा से रीअब्जॉर्ब करके, जैसे मान लो कोई प्रोटीन निकल गया, कोई ग्लूकोज आ गया, अमीनो एसिड कोई इंपॉर्टेंट आ गया, उन सबको दोबारा से वापस ले लेंगे ब्लड में। ओके, ऐसा नहीं कि फिल्टर करके उसको यूरिन के साथ बाहर निकाल दो, ना ना। आगे करा एक कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फार्म्ड पर डे। 180 लीटर पर डे बनता है फिल्ट्रेट। उसमें से अगर देखोगे दैट यूरिन, और उसमें से केवल 1.5 लीटर यूरिन बाहर निकलता है। इसका मतलब नियरली 99% ऑफ द फिल्ट्रेट हैज टू बी रीअब्जॉर्ब्ड बाय द रीनल ट्यूबुल। समझे बच्चा, 99% का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा, वरना तो दिन भर बैठ के यूरिन करते। ओके, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। आ जाओ, तो रीअब्जॉर्प्शन में किस रीनल ट्यूबुल से क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है, कई बार क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो हमारे रीनल ट्यूबुल के पार्ट्स याद ही है, पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। अगर पीसीटी के बारे में बात करें, यहाँ से नियरली ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो हमारे लिए जरूरी न्यूट्रिएंट होते हैं और सब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लगभग 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। और लूप ऑफ हेनले से सोडियम एंड क्लोराइड, ये जो मेन सब्सटेंस होते हैं, इससे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हेनले लूप से। जो डीसीटी सेक्शन से यहाँ से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम एंड वाटर का, और इन दिस यहाँ से कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है जब कभी कभी हमारे बॉडी से यूरिन का लॉस ज़्यादा होने लगता है, तो जो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से हमारा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर डीसीटी आल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, यहाँ से बाइकार्बोनेट का भी एब्जॉर्प्शन होता है। यही डीसीटी जो पोर्शन है यहाँ पर हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन भी काम करता है। अगला कलेक्टिंग डक्ट बारे में बात करोगे, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द रीजन टू प्रोड्यूस द कंसंट्रेट यूरिन। और सही बात है, कलेक्टिंग डक्ट से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करा लिया जाता है ताकि यूरिन कैसा निकले, कंसंट्रेट निकले। तो ये हो गया रीअब्जॉर्प्शन। आगे आ जाओ सिक्रीशन के बारे में बात करते हैं। तो ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन, जब यूरिन बन रहा होता है, जो ट्यूबुलर सेल्स हमारी जो होती हैं कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करती है यूरिन के अंदर। तो उसको क्या क्या सब्सटेंस, जैसे H+ आयन डालती हैं, कि पोटेशियम आयन डालती हैं और अमोनिया भी डालती हैं उस फिल्ट्रेट के अंदर। आगे देखो, ट्यूबुलर सिक्रेशन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि ये हेल्प करता है, मेंटेन करता है आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस। जो हमारा यूरिन का पीएच होता है उसको भी बैलेंस करने में मदद करता है। आपको पता होना चाहिए, अगर एसिड बेस बैलेंस और पीएच मेंटेन ना होगा तो जो यूरिन जो रिलीज हो रहा है तो उसका अगर उसका पीएच डैमेज होगा तो हमारा जो यूरिन जिस रास्ते से निकल रहा है तो वहाँ के बॉडी पार्ट को भी डैमेज करेगा। तो इसलिए पीएच को भी मेंटेन करना होता है, इसलिए इन सबको सिक्रीशन को रखना होता है। आगे आ जाओ, क्या क्या सिक्रीट किया जाता है पीसीटी से। तो पीसीटी आल्सो हेल्प टू मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन। अब क्या क्या डालता है, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और पोटेशियम आयन फिल्ट्रेट के अंदर। लूप ऑफ हेनले क्या सिक्रीट करता है, यूरिया सिक्रेटेड इनटू लूप ऑफ हेनले के अंदर यूरिया सिक्रेट किया जाता है। और डीसीटी के अंदर क्या सिक्रेट किया जाता है, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ दी हाइड्रोजन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया आयन सिक्रेट किया जाता है ताकि पीएच मेंटेन हो एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस मेंटेन हो ब्लड के अंदर। और कलेक्टिंग डक्ट में क्या रोल होता है, इट आल्सो प्ले रोल इन दी मेंटेनिंग पीएच एंड आयनिक बैलेंस मेंटेन करता है। कैसे, बाय सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन अंदर डाल के। क्लियर, ये देखो यही हमारा पूरा सिक्रीशन का चार्ट है, यहाँ देख सकते हो। ये हमारा पूरा ये वाला पूरा हमारा पीसीटी का सेक्शन है, देख सकते हो पीसीटी के ये जो अंदर ये वाला अंदर वाला सेक्शन है। तो देखो अंदर क्या डाला जा रहा है, H+ आयन डाला जा रहा है और अमोनियम आयन डाला जा रहा है। ओके, अब उसके बाद जब नीचे आओगे, ये हमारा हेनले लूप है और हेनले लूप के अंदर आप देखोगे यहाँ से यूरिया हेनले लूप में भी डाला जा रहा है। क्लियर, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, जब आप असेंडिंग हेनले लूप में जब नीचे आ रहे हो, डिसेंडिंग हेनले लूप में यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे जब आओगे यहाँ पर आपका वाटर के लिए इम्परमिएबल, सॉरी वाटर के लिए परमिएबल होता है जब नीचे आओगे। और जैसे ही ऊपर जाओगे ये हमारा
साल्ट के लिए परमिएबल हो जाता है। मतलब जब कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है, जब हम हेनले लूप में नीचे आते हैं किसके लिए परमिएबल होता है, वो वाटर के लिए परमिएबल होता है। और जब हेनले लूप में जब ऊपर जाते हैं तो किसके लिए परमिएबल होता है, केवल साल्ट के लिए होता है, NaCl के लिए। क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप जब DCT में देखोगे, यहाँ पर DCT में भी क्या क्या सिक्रीट हो रहा है, यहाँ पर पोटेशियम आयन और H+ आयन, तो ये हमारा सिक्रीशन का चार्ट है। क्लियर, याद कर लो। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। 14 पढ़ो। करो व्हाट इज द नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR क्या होता है, अभी जस्ट पीछे पढ़ के आओ जल्दी से। ऑप्शन टिक करो बच्चा। तो ऑप्शन पढ़ो। 50 ml पर मिनट होता है, 125 ml पर मिनट होता है, 500 ml पर मिनट, 1000 ml पर मिनट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 125 ml पर मिनट, तो इसका सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो। करो व्हाट इज द एवरेज यूरिन आउटपुट ऑफ ए नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन पर डे। चलो बताओ एक दिन में कितना यूरिन निकालते हो, याद तो होगा ना करते वक्त। यहाँ पर ऑप्शन पढ़ो। 0.5 से 1 लीटर, 5 लीटर, 2 to 3 लीटर और 1 से 1.5 लीटर। एक बच्चा करा सर जी अब उसको मेजर थोड़ी करते हैं, अरे डाटा है बुक में लिखा, याद कर लो। 15 का आपको हो जाएगा कौन सा करेक्ट आंसर, 1 से 1.5 लीटर यूरिन निकलता है। ओके, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्ब बाय द PCT। आप बताओ PCT से कितना परसेंटेज रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ऑप्शन पढ़ो। 10%, 50%, 85%, 100%। तो हमने अभी देखा था लगभग 70 से 85% रीअब्जॉर्ब हो जा रहा था। 16 का सी वाला हो जाएगा। अगला आ जाओ 17 पढ़ो। इन द कलेक्टिंग डक्ट वाटर इज रीअब्जॉर्ब इन द प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन। अभी मैंने बताया था ना कलेक्टिंग डक्ट में कुछ हार्मोन, PCT के और कलेक्टिंग डक्ट में कुछ हार्मोन भी रीअब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो ऑप्शन पढ़ो कौन से होते हैं, इंसुलिन, एड्रेनलिन या एंटी डायरेटिक हार्मोन या थायरॉक्सिन। तो हमारा कौन सा हार्मोन होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, जिसे वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। करा इन द कलेक्टिंग डक्ट जो हमारी होती है, सोडियम इज रीअब्जॉर्ब इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी जो कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है किसकी मौजूदगी में। ऑप्शन देखो ग्लूकोज, कैल्शियम, पोटेशियम या एल्डोस्टेरोन। तो इसका जब रीअब्जॉर्प्शन होता है एल्डोस्टेरोन की मौजूदगी में होता है। करेक्ट आंसर 18 का डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 19 पढ़ो। करो वेयर डज मैक्सिमम सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अकर। किस जगह पे हाइड्रोजन आयन का मैक्सिमम सिक्रीशन होता है। ऑप्शन पढ़ो। लूप ऑफ इनले, PCT, DCT, कलेक्टिंग डक्ट। तो इसका बताओ जो हमारा PCT होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट 20 पढ़ो। करा यूरिया इज सिक्रीटेड इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के किस पार्ट में यूरिया सिक्रीट होता है, अभी मैंने बताया था ना। ऑप्शन क्या था, PCT, DCT, बाउमन कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले। तो मैंने बताया था लूप ऑफ हेनले में ही है जो यूरिया का सिक्रीशन होता है। सर जी क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा है, थ्योरी पढ़ने के बाद। यस, इसलिए तो थ्योरी पढ़ाया जाता है। आगे 21 पढ़ो। विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस अपरेटस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीटिंग द रेनिन। अब करा हमारे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपरेटस का कौन सा पार्ट होता है जो रेनिन निकालता है। तो ऑप्शन पढ़ो। मैकुला डेंसा, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, पोडोसाइट। तो ये आपको याद होना चाहिए जो हमारे जेजी सेल होती हैं, जीजा नहीं, जेजी सेल जो हमारी होती हैं वो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल वो क्या निकालते हैं, रेनिन निकालती है। और कभी कभी याद रखना रेनिन यहाँ पर जो है सिंगल एन वाला है। ओके, रेनिन कौन सा हमारा सिंगल एन वाला है। ओके, ये वाला रेनिन निकालती है, तो ये हमारा हो जाएगा। और जो डबल एन वाला यहाँ एक रेनिन आएगा आपका RENNIN, वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा। ओके, जो मिल्क प्रोटीन को पचाता है। ओके, तो उसे याद रखना। तो यहाँ पर हमारा सिंगल एन वाला याद रखना है। तो ये हमारा रेनिन जो निकलता है कहाँ से निकलता है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल से निकलता है। तो इसे याद कर लो। 21 का थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 22 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टिमुलस फॉर रेनिन सिक्रीशन। रेनिन सिक्रीशन के लिए किस टाइप का स्टिमुलस चाहिए होता है। बिल्कुल कोई चीज़ ऐसे अपने मन से थोड़ी निकल जाएगा, कुछ हमारी बॉडी में कोई चेंजेस होगा तभी तो रेनिन निकलेगा। तो रेनिन कब निकलता है, ऑप्शन पढ़ो। मैकुला डेंसा, लो ब्लड प्रेशर होने पे, या हाई ब्लड प्रेशर होने पे, या हाई ECF वॉल्यूम होने पे। तो जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तब निकलेगा, या प्लाज्मा में सोडियम लेवल ज़्यादा हो जाएगा तब रेनिन निकलेगा, कि जब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो रेनिन तब निकलेगा। तो ध्यान देना जब हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर लो होता है तब जाके रेनिन का सिक्रेशन होता है, क्योंकि रेनिन क्या करता है, BP को बढ़ाने में हेल्प करता है। ओके, तो 22 का करेक्ट आंसर जाएगा हमारा सेकेंड वाला। आओ यहाँ पर समझते हैं। तो हमारे बॉडी में 3
मैकेनिज्म होते हैं जो हमारे जब भी हमारे बॉडी में चेंजेज होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए। पहला जो हमारा है एडीएच वैसोप्रेसिन मैकेनिज्म, दूसरा है रास मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और एक होता है एएनएफ आर्टेरियल नाइट्रेटिक फैक्टर। तो अब एडीएच जो मैकेनिज्म होता है ये ट्रिगर कब होता है, कब कब निकलेगा एडीएच हार्मोन? तो जैसे ही ब्लड वॉल्यूम, मान लो ब्लड कम हो गया या ऑस्मोलरिटी बढ़ गया, तो उस केस में तुरंत क्या होगा, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे। और ये कहाँ से एक्टिवेट होंगे, हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रिलीज होता है किस जगह से, हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस से। जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर हमारा पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, मिडल पिट्यूटरी होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हमारा निकलता है एडीएच वैसोप्रेसिन। ओके, उसी को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जो प्राइमरी हार्मोन निकलता है वैसोप्रेसिन निकलता है। इसका मेन रोल क्या होगा, जो ब्लड वॉल्यूम घटा था उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी ट्यूबुल। किडनी ट्यूबुल से वाटर को ज़्यादा मात्रा में रीअब्जॉर्ब कराएगा, जिससे जो ब्लड वॉल्यूम घटा तो बढ़ जाएगा, यानी नॉर्मल कर देगा। तो अब ब्लड प्रेशर पर जो इफेक्ट होगा वो दोबारा से बढ़ के नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद जीएफआर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनडायरेक्ट इंक्रीज होगा क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जो ब्लड वॉल्यूम पे जो हमारा घटा था उसको बढ़ा देगा वैसोप्रेसिन। इस तरीके से ये हमारा काम कर दिया। अब आगे क्या करेगा, फीडबैक कंट्रोल में क्या करेगा, अगर आप तो मान लो कम हुआ था, अब गलती से अगर बॉडी में ब्लड वॉल्यूम हाई हो गया तो तुरंत जो हमारा एडीएच होगा जो रिलीज हो रहा था सप्रेस कर देगा। सिंपल सा बात है, अगर बॉडी में मतलब अब वॉल्यूम बढ़ गया तो एडीएच का निकलवाना बंद कर देंगे, है कि नहीं? तो ओवरऑल रोल क्या कर देगा, इस तरीके से डायूरेसिस को प्रिवेंट करेगा, वाटर को लॉस को भी मेंटेन करता है हमारा वैसोप्रेसिन। अगला देखो रॉस सिस्टम को पढ़ते हैं। रॉस सिस्टम कब ट्रिगर होगा बताओ, जैसे ही जीएफआर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो कम होगा या बीपी कम होगा, जीएफआर कम होगा, तुरंत एक्टिवेट होगा रॉस। और रॉस क्या करेगा, तुरंत जेजी सेल, किडनी के अंदर जो जेजी सेल होती है उसको कहेगा जेजी सेल निकालो रेनिन। रेनिन निकालेगा खटाखट, और रेनिन क्या करेगा, वो तुरंत एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तुरंत एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होगा हमारा एस, एक एंजाइम होता है एस, याद रखना ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करेगा, और बाद में जो भी इसका काम रहेगा एल्डोस्टेरोन के थ्रू अपना काम कराएगा। अब यहाँ पर देखो एंजियोटेंसिन सेकंड काम क्या करता है, इसका रोल है वैसोकंस्ट्रिक्शन, यानी ब्लड जो हमारे ब्लड वेसल होते हैं उसको कंस्ट्रिक्ट करेगा। जैसे कंस्ट्रिक्ट करेगा वहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा। मैंने आपको कितनी बार बताया, अगर कहीं पर प्रेशर बढ़ाना है तो पाइप को क्या कर दो, कंस्ट्रिक्ट करा दो उसको। और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन को। जब ये सब इंक्रीज करा देगा अपने आप जीएफआर बढ़ जाएगा, और इसका ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट क्या होगा, जो घटा तो बढ़ जाएगा, और जीएफआर पे क्या होगा, ये भी बढ़ेगा क्योंकि जीएफआर ग्लोमेरुलर प्रेशर बढ़ रहा है। अल्टीमेटली जो वॉल्यूम घटा तो बढ़ जाएगा। अब फीडबैक मैकेनिज्म क्या होगा, अगर मान लो गलती से बीपी बढ़ गया तो जो हमारा रेनिन जो रिलीज हो रहा था, अब उसको सिंपल से कहेंगे किडनी जेजी सेल आप रेनिन मत निकालो। क्लियर? अगला देखो एएनएफ क्या करता है, आर्टेरियल नाइट्रेटिक फैक्टर क्या करता है। अब मान लो पहली बात ट्रिगर कब होगा, बॉडी में निकलेगा कब, जैसे ही ब्लड फ्लो आर्टरिया में बढ़ गया, यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया आपकी बार, तुरंत हार्ट से क्या निकलेगा, हार्ट के आर्टरिया सेक्शन से क्या निकलेगा, हमारा एएनएफ निकलेगा। ओके, आर्टेरियल नाइट्रेटिक फैक्टर। और इस क्या करेगा, ये क्या रहेगा, वैसो डायलेशन। अब जो ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट कर देगा। मैंने आपको कितनी बार बताया, अगर कहीं पर प्रेशर को कम करना है तो ब्लड को, जो ब्लड वेसल्स को मोटा कर दो, अपने आप प्रेशर कम हो जाएगा। और जो सोडियम और वाटर का एक्सक्रीशन कराना शुरू कर दो, तो इस तरीके से तुरंत ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, हमारा जो बीपी बढ़ा था वो कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जीएफआर भी इनडायरेक्टली कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा जो बढ़ा हुआ था। इस तरीके से काम करता है हमारा एएनएफ। चलो आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। पढ़ो करा, वन ऑफ द एक्शन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अरे सर जी अभी तो जस्ट पढ़ा है, वही क्वेश्चन दे दिए। हाँ, ताकि तुम क्वेश्चन समझो कैसे पूछा जाएगा। ऑप्शन पढ़ो, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, डिक्रीज वाटर इनटेक, डिक्रीज एडीएच सिक्रीशन। तो बताओ रेनिन एंजियोटेंसिन प्रणाली के कार्य में से एक क्या कार्य है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का एक्शन क्या है, ये क्या करता है हमारा, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। क्लियर? ओके, तो इस तरीके का करेक्ट आंसर 23 का सेकंड वाला। अगला आ जाओ 24 पढ़ते हैं। करा मिक्सचुरेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस बाय विच। करा मिक्सचुरेशन प्रोसेस में क्या होता है सर जी, ये मिक्सचुरेशन है क्या, आओ बताते हैं। ऑप्शन पढ़ो, यूरिन फॉर्म्ड, ब्लड इज फिल्टर्ड, यूरिन इज वाइडेड, प्रोटीन आर एब्जॉर्ब्ड।
तो यहाँ पर देखो जो मिक्चुरेशन प्रोसेस होता है उसका सिंपल सा मतलब होता है, बचपन में जब तुम छोटे थे तो मम्मी सूसू कराने जाती थी, सीटी बजाती थी, वही हमारा प्रोसेस होता है मिक्चुरेशन। यानी यूरिन त्यागना ही क्या कहलाता है, मिक्चुरेशन कराता है। 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। अब तो क्लियर हो गया ना, बचपन याद कर दिलाना पड़ता है आप लोगों को। चलो यहाँ पर चलो आओ आपको सिखाते हैं यूरिन कैसे किया जाता है। चलो यहाँ पर देखो, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज इनिशिएटेड बाई, कब इनिशिएट होगा, ऐसा है नहीं जब मन किया तब यूरिन निकलना शुरू हो जाए, नहीं। यूरिन निकलने के लिए एक रीजन होता है, यूरिनरी ब्लैडर भरा होना चाहिए, यूरिन होना चाहिए तभी मैसेज जाएगा। ऐसा नहीं कि ब्रेन बिना मतलब के चलो आज 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 परेशान करेंगे इसको, बार बार यूरिन लगवा देंगे, ऐसे कैसे यूरिन लगेगा। जब तक यूरिनरी ब्लैडर भरेगा नहीं तब तक ब्रेन को मैसेज जाएगा ही नहीं। वही कह रहा है कि मिक्चुरेशन क्या होता है, एक रिफ्लेक्स होता है जो इनिशिएट किया जाता है बाय द स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर। एक स्ट्रेच रिसेप्टर होता है और सिचुएटेड होता है कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के वॉल पे। सर जी यूरिनरी ब्लैडर कहाँ होता है, अच्छा तुम्हें बताना पर यूरिनरी ब्लैडर कहाँ होता है। ये देखो जो हमारा एक्सरेट सिस्टम में बताया ना, ये हमारा ट्राइगोन शेप यूरिनरी ब्लैडर होता है। अब इसी यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, यह देखो ग्रीन कलर का स्ट्रेच रिसेप्टर यहाँ पर लगा होता है, देखा। यही स्ट्रेच रिसेप्टर जब यहाँ पर यूरिन, मान लो आप पानी पी रहे हो, दिन भर पानी पी रहे हो और एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पर 300 से 400 लीटर यूरिन जैसे भरेगा, तुरंत यहाँ पर अब जैसे भरेगा यहाँ पर स्ट्रेच रिसेप्टर में खिंचाव आएगा। जैसे यहाँ पर खिंचाव आएगा तुरंत सेंसरी जो हमारा नर्व होती हैं ये मैसेज लेके जाएंगी और यहाँ पर ब्रेन तक पहुँचाएंगी कि सर जी इनका तो यूरिन ब्लड भर गया, क्या किया जाए। तो ब्रेन कहेगा अच्छा, उसके बाद ये कहेगा चलो फिर उसको रिलीज करवाते हैं। तो वो तुरंत मैसेज देगा मोटर को, मोटर मैसेज लेके आएगा। उसके बाद ये इस स्ट्रेच रिसेप्टर पे एक मैसेज डालेगा और इस स्ट्रेच रिसेप्टर में हमारा होता है एक मसल जिसका नाम है डेट्रूसर मसल। जो हमारा डेट्रूसर मसल है यहाँ पर कराएगा कंट्रैक्शन, यानी ये जो डेट्रूसर मसल को दबाएगा। ओके, अगर बताओ किसी गुब्बारे में पानी भर दो और उससे पानी को बाहर निकलना तो गुब्बारे को दबाओगे ना, यस वही सेम काम हमारा ब्रेन आदेश दिया मोटर को, जाके बोलो डेट्रूसर मसल को वो कंट्रैक्ट हो। तो जैसे कंट्रैक्ट होगी यहाँ पर क्रिएट होगा प्रेशर, और क्या करेगा। अब मान लो तुम हाथ से गुब्बारे में पानी भर लो और आगे जो माउथ उसका होता है उसको हाथ से पकड़े रहो, उसे खोलो ही मत, गुब्बारा फूट जाएगा लेकिन पानी उस रास्ते से बाहर निकलेगा नहीं। ऐसा तो डैमेज हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। नहीं, दो चीज को रिलैक्स करवाना पड़ेगा। एक तो पहले तो डेट्रूसर मसल में कंट्रैक्शन कराएगा, प्रेशर क्रिएट होगा, और जो हमारा एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, दो स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल हमारा ओपन ही रहता, लेकिन जो एक्सटर्नल होता है इसको रिलैक्स करवाएगा, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को रिलैक्स करवाएगा। यानी डेट्रूसर के अंदर क्या कराएगा, कंट्रैक्शन करवाएगा, और एक्सटर्नल के अंदर क्या कराएगा, रिलैक्सेशन करवाएगा, देन जाके यूरिन निकलेगा। इस पूरे प्रोसेस से होता है यूरिन रिलीज। क्लियर। अब यहाँ पर पाथे पढ़ लो। सबसे पहले क्या होगा, यूरिन फॉर्मेशन होगा इन नेफ्रॉन के अंदर, फिल्टर वोल्टर हो जाएगा, सब कुछ होगा। फिर यूरिन ट्रांसपोर्टेड कर दिया जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में जहाँ पर स्टोरेज होता रहता है। उसके बाद जब ब्लैडर फिल हो जाएगा, भर जाएगा, स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाती हैं। उसके बाद सिग्नल सेंड भेजा जाएगा सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सीएनएस सेंड करेगा मोटर इम्पल्स, वो क्या कहेगा, ब्लैडर में स्मूथ मसल जो डेट्रूसर मसल है वहाँ पर कंट्रैक्शन करवाएगा, तुरंत रिलैक्सेशन करवाएगा एक्सटर्नल स्फिंक्टर के अंदर। तो इस वजह से यूरिन एक्सपेल कर जाएगा, यूरिन यानी मैच्योरेशन प्रोसेस हो जाएगा। ओके, कर लिया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट 25 पे आ जाओ। 25 कह रहा है द हॉलो ट्रायंगुलर ऑर्गन दैट स्टोर यूरिन इज इन दी। कह रहा है हॉलो ट्रायंगुलर ऑर्गन क्या होता है और जहां पर यूरिन स्टोर होता है उसको क्या बोलते हो। सर जी ये तो अभी आप बता रहे थे पीछे। हाँ बता तो रहा था, आप बताओ आंसर भी। ऑप्शन करा किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। यस सही बात, उसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन ब्लैडर है जहां पर क्या होता है, यूरिन जमा होता रहता है। क्लियर। 25 का करेक्ट आंसर मिल चुका, डी वाला। आगे आ जाओ, नेक्स्ट 26 चलते हैं। पढ़ो। कह रहा स्मूथ मसल्स फॉर्मिंग द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड। तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर का स्मूथ मसल जो बना रहता है उसका नाम बताना है। ऑप्शन पढ़ो, उसे बाइसेप्स, कार्डियक मसल, डेट्रूसर मसल, स्केलेटल मसल। या तो आ ही गया होगा, क्या हो जाता है, डेट्रूसर मसल। यस सही जवाब। आगे आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो। करा एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इज सप्लाइड बाय विच नर्व।
ये है आपका 7 करोड़ वाला सवाल। चलो बताओ, इसको आपको बताते ही 7 करोड़ मिलेंगे और ये 7 करोड़ आपको जाके लेना है अमिताभ बच्चन के केबीसी के ऑफिस से। ओके, कोई बच्चा मुझसे पैसा नहीं मांगने आएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलो, तो यहाँ पर बताओ कौन सा यूरेथ्रल जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है इज सप्लाइड बाय विच नर्व, कौन नर्व होती है जो सप्लाई करती है इसके मैसेज को। तो ऑप्शन पढ़ो, पेल्विस नर्व, पुडेंडल नर्व, वैगस नर्व या ऑप्टिक नर्व। सर जी इतना कठिन सवाल, इसीलिए आप 7 करोड़ दिए हैं। यस, आपको क्या लगता है ऐसे आसान क्वेश्चन थोड़ी ना 7 करोड़ का हो जाएगा। तो बताओ क्या है, कोई जो इसका आंसर बता सके, जल्दी बताओ, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। चलो, क्योंकि इसमें 7 करोड़ की वैल्यू है तो इसका आंसर आप लोग नहीं बता पा रहे। चलो कोई ना, तो किसी को नहीं मिलेगा 7 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पढ़ो, पुडेंडल नर्व। क्लियर, 27 का सेकेंड वाला हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट चलते 28 पढ़ते हैं। कह रहा है द मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इज यूजली इनिशिएटेड व्हेन द यूरिन वॉल्यूम रीच। कह रहा है कि जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है जो यूजली इनिशिएट होता है कब, जब यूरिन वॉल्यूम में ऐसा क्या हो जाए, कितना लेवल तक पहुंच जाए। ऑप्शन 300 से 400, 50 से 10 ml, 1000 ml, 2000 ml। तो कितने ml पे मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट होता है, तो अभी मैंने बताया ही था और सिंपल से याद भी कर लो। पहली बात तो 1000 ml और 2000 ml यूरिन तो स्टोर हो ही नहीं सकता यूरिनरी ब्लडर में, और 50 से 100 ml इतना कम होगा तो बार बार यूरिन ही जाना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 300 से 400 ml मेल, मतलब ये स्टोर होता है इतना ml। और थोड़ा सा ध्यान देना, मेल के अंदर थोड़ा सा स्टोरेज कम होता है और फीमेल के अंदर जो यूरिनरी ब्लडर होता है उसमें यूरिन स्टोर करने का पावर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ओके नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। आगे जो 29 पढ़ रहा, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ यूरिन। तो यूरिन का नॉर्मल पीएच रेंज क्या होता है, ऑप्शन पढ़ो, 1 से 2, 7.4 से 8, 4.5 से 6, 9 to 10। तो बताओ यूरिन का पीएच बताओ, कभी चेक किया। सर जी अब यही सब थोड़ी कर, अरे लैब में चेक करने की बात कर रहा हूँ, तुम हमेशा गलती सोचते हो बच्चा। चलो यूरिन का पीएच बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जल्दी से बताओ, कैसे याद करोगे। इसका करेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा 4.5 से 6। अगर एवरेज पूछे तो आप 6 लगा देना, रेंज पूछेगा तो 4.5 से 6 के बीच में लगाना। और गलती से भूल जाना तो आप लोग यूरिन करते हो, तो यूरिन करते समय कई बार देखा होगा छिट्टा आता रहता है, तो छिट्टा से 6 भी याद कर सकते हो, ये बस ट्रिक है, ऐसे मजाक मजाक में याद रहता है। तो कई बार नीट के एग्जाम में भी ऐसा इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए तो ये सब वैल्यू डाटा मैंने कई बार बताया, आप लिख के भी रखो। तो बाकी अब छिट्टे से 6 याद भी रहेगा, 6 पीएच। क्लियर, आगे आ जाओ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सॉरी, सबसे पहले कुछ यूरिन के बारे में जान लो। यूरिन का वॉल्यूम कितना होता निकलता है पर डे, 1 से 1.5 लीटर निकलता है। इसका जो यूरिन देखोगे स्लाइटली कैसी होती है, एसिडिक होती है, क्योंकि 6 के नीचे हैं तो एसिडिक तो होना ही है, दिमाग ही नहीं लगाना है। 4.5 से 6 के बीच में होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010 से 1.025 होती है। ऑस्मोलरिटी 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है। ये थोड़े से डाटा याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा, क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। कह रहा कि लो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन इज ए कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ, ऑप्शन है डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, एक्यूट रीनल फेलोर या जॉइंटिस। मतलब अगर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन के अंदर मिल रहा है तो इसका मतलब है किस बीमारी को इंडिकेट कर रहा है। तो ऑप्शन इसमें से बताना है। एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर बताइए। इसके बाद आगे पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे कि कैसे फिजिकल केमिकल चीज़ों को देख के हम बीमारी का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो अगर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन के अंदर दिख रहा है, इसका सिंपल सा मतलब होता है डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेशन है। ओके, तो करेक्ट आंसर 30 का सेकेंड वाला हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं यूरिन को एग्जामिनेशन करके कौन सी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जो रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन या यूरिन एनालिसिस होता है इज ए ग्रुप ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म ऑन ए सैंपल ऑफ यूरिन। तो ये 3 तरीके से होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन। आप लोग देखे होंगे हमारे बॉडी में जितने भी टाइप के फ्लूइड्स हैं इन सबको एग्जामिन करके अलग अलग बीमारी का डायग्नोसिस किया जा सकता है। आप देखते होंगे जैसे ही हमें फीवर होता है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तुरंत डॉक्टर को अगर लगता है कि कुछ ज़्यादा सीवियर केस है तुरंत ब्लड टेस्ट लिख देता है। ब्लड भी तो एक फ्लूइड ही है, क्योंकि ब्लड के आइडेंटिफिकेशन करके बहुत सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं, जैसे मलेरिया हुआ है, कि डेंगू हुआ है, टाइफाइड हुआ है, इन सब चीज़ों का। अब जैसे यूरिन, अगर हमारे यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन है तो हम यूरिन का
इस एनालिसिस करके भी कई सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। और इसी तरीके से आप देख सकते हो सलाइवा का देख के बीमारी का पता लगा सकते हैं। फीकल मैटर को भी इसको उसका सैंपल लेके बीमारी का पता लगाते हैं। तो सारे फ्लूइड का सैंपल लेके अलग अलग टाइप की बीमारियों का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे यूरिन का सैंपल के बेसिस पे फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या देख सकते हैं। अगर कलर के बेसिस पे देखोगे, अगर एबनॉर्मल कलर हो रहा है यूरिन का अदर देन एक्स्ट्रा कलर के अलावा मिल रहा है, इसका मतलब उसके पीछे कुछ रीजन हो सकता है लाइक जॉइंडिस या हीमोग्लोबिनूरिया जैसा केस हो सकता है। अगर अपीयरेंस की बात करोगे, अगर टर्बिडिटी अपीयर हो रहा है बोथ इन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन में, मतलब उसके अपीयरेंस के बेसिस पे टर्बिडिटी के बेसिस पे आप बता सकते हो कि में भी फिजियोलॉजिकल चेंज आ सकता है या पैथोलॉजिकल चेंज आ सकता है। बायोलूम को देख के भी हम बहुत सारी चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे आप यहाँ पर बायोलूम को देखोगे तो यहाँ पर एन इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, अगर यूरिन वॉल्यूम बढ़ा हुआ इसका मतलब इंक्रीज इन प्रोटीन कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हुआ है। रीनल डिसऑर्डर का केस हो सकता है लाइक जैसे क्रोनिक रीनल फेलोर, डायबिटीज इंसिपिडस, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, जो यूरिन होगा उसके अंदर ग्लूकोज भी आने लगता है। ओके, अगला स्पेसिफिक ग्रेविटी, यही क्वेश्चन था। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर लो होता है मतलब डायबिटीज इंसिपिडस का केस है, इस केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है यूरिन की। अगर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी है मतलब डायबिटीज मेलाइटस का इंडिकेशन हो सकता है या एक्यूट रीनल फेलोर हो सकता है या एक्सेस मेडिकेशन की वजह से भी ये हाई हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब पीएच भी एक इम्पॉर्टेंट यूजफुल डिटर्मिनेशन होता है जो मेटाबॉलिक एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और एल्कलोसिस का पता लगाता है। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में देखोगे रेड ब्लड सेल का देख के अगर यूरिन के अंदर आरबीसी आ रहा, इसका मतलब समझ जाओगे कि वहाँ पर कुछ तो ग्लोमेरुलर डिजीज हुआ लाइक जैसे हीमेचूरिया हो गया। अगर यूरिन ब्लड के अंदर आने लगता है उससे एक बीमारी होती है, उसे बोलते हैं हीमेचूरिया। इसी तरीके से वाइट ब्लड सेल का आइडेंटिफिकेशन करके हम एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर नंबर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब हो रहा है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फेक्शन ऑफ द यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन हुआ, वेजाइना में इन्फेक्शन हुआ, सर्विक्स में, इन सब के इन्फेक्शन के केस में वाइट ब्लड सेल का नंबर बढ़ जाता है। अगला केमिकल एग्जामिनेशन में ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल अगर बढ़ जाए तो समझ जाएंगे कुछ डिजीज हुआ। जो नॉर्मल होता है 180 mg/dl, प्रोटीन नॉर्मल लेवल 30 mg/day, और यूरिन जो हमारा यूरोबिलिन होता है इसमें हमारा 1 से 3.5 mg/day ये होना चाहिए नॉर्मल रेंज। अगला क्वेश्चन 31 पढ़ो, कह रहा द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन। अब वही सेम क्वेश्चन जो भी मैंने डिस्कस किया, अगर यूरिन के अंदर आरबीसी आ रहा, रेड ब्लड सेल आ रही, इसका क्या कहोगे, लीवर डिजीज या हीमेचूरिया या पायूरिया, डायबिटीज मेलाइटस। तो आपको पता होना चाहिए उसको। अगर यूरिन के अंदर आरबीसी आ रहा, सिंपल सा मतलब होता है हीमेचूरिया का केस है, तो 31 का सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 32, करा बैक्टीरियल ग्रोथ इन यूरिन इज प्राइमरीली एन इंडिकेटर ऑफ। अगर आपके यूरिन में बैक्टीरियल ग्रोथ आ गया है इसका मतलब वो किस बीमारी के लिए इंडिकेशन है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो सकता है, ऑप्शन पढ़ो, हाई प्रोटीन डाइट, फास्टिंग हुआ है या बिगरस एक्सरसाइज कर लिया गया है या इन्फेक्शन हो गया। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रहा है यूरिन का इसका मतलब सिंपल सा इन्फेक्शन का केस है, तो 32 का करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। आगे 33 पे आ जाओ। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज दी नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एक्सक्रीटेड इन यूरिन पर डे, यानी पर डे यूरिन से कितना अमाउंट प्रोटीन निकलता है। ऑप्शन है 30 mg/day, 300 mg/day, 180 mg/day, 1 ग्राम पर डे। तो अभी इसको मैंने बताया था 30 mg/day प्रोटीन एक्सक्रीट होता है यूरिन से पर डे। ओके, 33 का पहला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ 34 पढ़ते हैं। करा एक्सक्रीशन हेल्प्स मेंटेन द बॉडी इन विच स्टेट, मतलब जो हमारा एक्सक्रीशन हो रहा है हमारे बॉडी को किस स्टेट में मेंटेन करता है, मतलब ये एक्सक्रीशन करके हमारी बॉडी क्या करती है। ऑप्शन डिहाइड्रेशन, होमियोस्टेसिस, एसिडोसिस या कीटोसिस। तो इसका सिंपल सा मतलब होता है हमारी बॉडी एक्सक्रीशन करके अपने बॉडी को क्या करती है, होमियोस्टेसिस करती है, यानी मेंटेन करती है, नॉर्मल स्टेज में लाती रहती है। तो 34 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड वाला। 35 पे आ जाओ। क्वेश्चन है द इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। हमारा जो अभी हमने बताया था पीछे, स्फिंक्टर दो टाइप था, एक एक्सटर्नल वाला और एक इंटरनल वाला। तो इंटरनल कैसा होता है, वॉल्यूंटरी होता है कि इनवॉल्यूंटरी होता है कि सोमैटिक होता है, स्केलेटल होता है। याद रखना हमारा इंटरनल वाला कैसा होता है, इनवॉल्यूंटरी होता है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। कह रहा है
टर्बिडिटी इन यूरिन कैन बी सीन इन विच कंडीशन, यूरिन के अंदर टर्बिडिटी किस किस केस में देखा जा सकता है? ऑप्शन पढ़ो, फिजियोलॉजिकल के केस में या पैथोलॉजिकल के केस में या दोनों के केस में या केवल फास्टिंग के केस में। तो मैंने अभी पीछे डिस्कस ही किया था, दोनों के केस में, बोथ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन में टर्बिडिटी इन यूरिन में देखा जा सकता है। 36 का सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 37, बिसाइड द यूरिन सिस्टम विच ऑर्गन आल्सो कैरी आउट एलिमिनेशन। कह रहा है यूरिनरी सिस्टम के अलावा हमारे बॉडी में और कौन से ऑर्गन है जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कराने में मदद करते हैं? ऑप्शन पढ़ो, पहला करा डाइजेस्टिव सिस्टम या लंग, दूसरा करा स्किन एंड लीवर, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अगर आप ध्यान दोगे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू भी हम लोग फीकल मैटर को रिमूव कराते हैं, वो भी वेस्ट प्रोडक्ट है। लंग के थ्रू हम जो हमारी पॉइजनस गैस होती है CO2 और जो हमारे लिए अनवांटेड होती है उसको भी रिमूव कराते हैं। स्किन के थ्रू भी बहुत सारे, स्किन के थ्रू, स्वीट ग्लैंड के थ्रू बहुत सारे एक्सेस साल्ट का रिमूवल कराते हैं जो हमारे लिए वेस्ट होता है। और लीवर के थ्रू भी बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होता है, यानी दोनों के थ्रू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का सी वाला, राइट। नेक्स्ट आ जाओ 38 पढ़ो, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन का कॉमन सिम्टम क्या होता है? ऑप्शन देखो, इंक्रीज यूरिनेशन बढ़ जाएगा, या यूरिन का कलर पेल येलो हो जाना, या जो प्यास होता है कम होने लगना, या फीवर। तो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का जो कॉमन सिम्टम्स होता है उस केस में आपका फीवर होने का फीवर ज़्यादा होता है। तो 38 का करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी वाला। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया जो हमारा यूरिनरी सिस्टम था, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगा ही। तो आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी ऐसे ही अच्छे से मन लगा के करते रहिए। सारे वीडियो लेक्चर आपको जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे और इस तरीके से हम लोग आपका कोर्स आपके एग्जाम से पहले ख़त्म करा देंगे, मॉडल पेपर भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यूअर है हमारे, वो लोग सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि हम लोग और मोटिवेट होकर आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ओके, तो आई होप आपका एग्जाम अच्छा ही होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।